हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। सो फटाफट बड़ी क्विकली करेंगे क्या आईटीसी के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। सबसे पहले तो भाई आईटीसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर अभी तक रिवाइज नहीं किया तो सबसे पहले वो जाके रिवाइज करो। मैराथन रिवीजन वीडियो में जाओ, आपको टाइमलाइंस वहां पे दी हुई है। मैंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में आईटीसी लिया है, पर 100% आईटीसी कवर किया है। ठीक है, तो फटाफट क्या करो, सबसे पहले तो आईटीसी रिवाइज करो। स्पेशली रूल 42, 43 और ब्लॉक क्रेडिट, इन तीनों से तो रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको अच्छे से उसमें से रिवाइज करना ही करना है। सेकंड, तो समरी बुक अवेलेबल है और मैराथन रिवीजन भी अवेलेबल है, उसमें से आप वो देख सकते हो। सेकेंडली, अगर वो रिवाइज हो गया है तो अब आ जाओ यहाँ पे अपन क्वेश्चंस करेंगे। अपन 6-7 क्वेश्चन करेंगे खाली। पहला अपन करेंगे यहाँ पे ब्लॉक क्रेडिट पे एक क्वेश्चन, एक रूल 42 पे क्वेश्चन, एक रूल 43 पे क्वेश्चन और 2-3 अपन फुल फ्लेज क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सो चलो फटाफट स्टार्ट करेंगे। सो आरएम कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर है। सबसे पहले देखो भाई, 9 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम का क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले पूछ क्या रहा है वो अपन को जाके देख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नेट आईटीसी अवेलेबल टू राम कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल का नेट आईटीसी आपसे पूछ रहा है, नेसेसरी एक्सप्लेनेशन वगैरह आपसे मांग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो अब देखते हैं फटाफट। राम इज एन रजिस्टर्ड सप्लायर एट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स है, गुड सेक्टर का है। ठीक है, द कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी पर्टेन टू इनवर्ड सप्लाई। परचेज का डेटा दिया हुआ है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल करंट फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल का डेटा दिया हुआ है, अप्रैल का ही आईटीसी पूछा है क्वेश्चन में। एक एक पॉइंट और फटाफट इसके आंसर भी देखते चलते हैं। ठीक है, life insurance premium paid by company for life insurance cover of factory employees as per the policy of company. There is no legal obligation to provide insurance cover for the employee. Block credit, आपको याद है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्रेडिट ब्लॉक्ड है। कब मिलता है क्रेडिट? अगर यहाँ पे ऑब्लिगेटरी अंडर एनी लॉ रहता तो मिल जाता क्रेडिट, तो ये क्रेडिट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और आपको लिख देना है यहाँ पे कि भाई आईटीसी ब्लॉक है, सिंस इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉय टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू एम्प्लॉयज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। सेकंड पॉइंट, इन द मंथ ऑफ सितंबर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले सितंबर की बात कर रहा है, they have availed ITC of 2,40,000 on purchase of raw material। रॉ मटेरियल के परचेज पे यहाँ पे आईटीसी अवेल किया। आईटीसी कितना, 2,40,000 का अवेल किया, विच वॉज डायरेक्टली सेंड टू जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस। जॉब वर्कर के यहाँ पे भेज दिया था। ठीक है, चालान भेज था 25 सितंबर का। द रॉ मटेरियल हैज नॉट बीन रिसीव बैक फ्रॉम द जॉब वर्कर अप टू 30th अप्रैल। 30th अप्रैल तक नहीं आया तो क्या दिक्कत है भाई, नहीं आए तो 1 साल का टाइम होता है हमको यहाँ पे लाने का वापस। सो आपने आईटीसी जो अवेल किया था बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, आईटीसी टेकन इन द मंथ ऑफ सितंबर लास्ट ईयर लिया होगा वो वैलिड रहेगा, क्योंकि 1 साल अभी तक खत्म हुए नहीं है। 1 साल कब से देखते हैं, फ्रॉम रिसीट ऑफ इनपुट्स बाय द जॉब वर्कर हैज नॉट elapsed till अप्रैल, सो देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी ऑन इनपुट्स, तो कोई यहाँ पे बात नहीं आती। रॉ मटेरियल परचेज विच आर यूज फॉर एग्जेम्प्टेड गुड सप्लाइड एज जीरो रेटेड सप्लाई। भाई जीरो रेटेड सप्लाई के लिए मैं जो भी रॉ मटेरियल लेती हूँ उसका आईटीसी मेरे को मिलता है। ठीक है, सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। मैंने रॉ मटेरियल क्यों खरीदे, जीरो रेटेड सप्लाई के लिए। जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेट लग जाता है। ठीक है, आप क्या करते हो, एक्सपोर्ट्स करते हो या सप्लाई टू एसएसजेड यूनिट करते हो, तो यहाँ पे जीरो रेट लग जाता है। परंतु वो भले एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, परंतु उसका आईटीसी मिलता है। जीरो, सिंपल वर्ड्स में, जीरो रेटेड सप्लाई करने के लिए हम जो भी इनपुट्स लेते हैं उसका आईटीसी मिलता है। सो यहाँ पे आईटीसी कैन बी अवेल फॉर मेकिंग जीरो रेट सप्लाई आउटस्टैंडिंग दैट इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। सो आपको इसका आईटीसी मिल जाएगा 50,000 रुपए का। उसके बाद वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यूज फॉर रिपेयर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज डेबिटेड टू द पीएनएल अकाउंट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया आपने, देखो ब्लॉक क्रेडिट में वर्क कॉन्ट्रैक्ट आती है फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन दी है। कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। मतलब अगर कोई चीज अपन ने रेवेन्यू के लिए चार्ज किया तो आईटीसी मिलेगा, बिल्कुल ब्लॉक नहीं है। सो ये 30,000 का आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज ब्लॉक, हाउएवर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट डज नॉट अमाउंट टू कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, सो इट इज नॉट ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5). ऐसे लिखने हैं पूरे। ठीक है, लीगल प्रोविजंस जो है जिसके बेसिस पे आप किसी चीज के आईटीसी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये सब एग्जाम में लिखने का है। ठीक है, उसके बाद कंपनी परचेज कैपिटल गुड्स, 4 लाख का कैपिटल गुड्स लिए, डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया आपने 44,800 ऑन 10%। मतलब कि ये 4 लाख प्लस 48,000 दोनों कैपिटलाइज कर दिया। 448 पे 10%, 44,800 का डिप्रिसिएशन क्लेम कर दिया। व्हेन यू क्लेम डिप्रिसिएशन ऑन द टैक्स कंपोनेंट, उस केस में क्या आईटीसी मिलता है, नहीं मिलता। सेक्शन 16 के हिसाब से आईटीसी इज नॉट अवेलेबल व्हेन डिप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड ऑन कॉस्ट ऑफ व्हाट, यहाँ पे क्लेम्ड ऑन द टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है,
उसके बाद रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम नेहा ट्रेडर्स, इनवॉइस ऑफ नेहा ट्रेडर्स इज रिसीव इन द मंथ ऑफ अप्रैल बट गुड्स वेर रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जून। सो यहाँ पे क्या बात हुई है, आपने गुड्स परचेज किए हो नेहा ट्रेडर्स से, यहाँ पे गुड्स कब आ गए थे आपके, पिछले साल में जून में आ गए थे। वी आर अज्यूमिंग कि पिछले साल है, ये पिछले साल में जून में आ गए थे, पर यहाँ पे अभी इनवॉइस आया है तो अब अपन क्रेडिट ले लेंगे। अच्छा, अपन दूसरा अजम्पशन भी यहाँ पे ले सकते हैं, आप ये भी सोच सकते हो कि इस साल का जून है, अगर इस साल का जून है तो फिर जून में क्रेडिट मिलेगा। तो जो भी अजम्पशन लो वो नीचे एज अ नोट लिख देना, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 16 के हिसाब से गुड्स भी आने चाहिए, इनवॉइस भी आना चाहिए, तभी क्रेडिट ले सकते हैं। उसके बाद कार परचेज फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच कार, आपने कार परचेज की फर्दर सप्लाई के लिए तो ठीक है, आईटीसी उस केस में ब्लॉक नहीं होता, बट such car is destroyed in accident while being used for test drive by potential customer, भाई साहब डिस्ट्रॉय हो गया तो आईटीसी नहीं मिलेगा। हमारी सिंपल सी बात है, कोई भी यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलता कि जो गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए वो सबका आईटीसी ब्लॉक्ड होता है। सो आपने कार परचेज की थी फर्दर सप्लाई के लिए, बट आईटीसी आपका ब्लॉक हो जाएगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो गया भाई साहब, वो डिस्ट्रॉय हो गई है कार, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। गुड्स यूज फॉर सेटिंग अप टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, टेलीकम्युनिकेशन टावर के लिए आपने यहाँ पे गुड्स खरीदे। सो देखो, अपनी बात हुई है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो भी लेते हो वो ब्लॉक्ड होता है, एक्सक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से एक्सक्लूड करते हैं टेलीकम्युनिकेशन टावर, इसलिए आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना अपन ने, तो उसमें से क्या एक्सक्लूड करते हैं भाई, उसमें से एक्सक्लूड करते हैं अपन टेलीकम्युनिकेशन टावर, इसीलिए टेलीकम्युनिकेशन टावर का आईटीसी ब्लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन सेक्शन 16 प्लस सेक्शन 17(5), एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 मार्क्स का आया था भाई एग्जाम में। चलो आगे आएंगे। चलो अब रूल 42 43 में आ जाओ, फटाफट करेंगे ये क्वेश्चन है कि XYZ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। चलो सबसे पहले देखते हैं क्या करना क्या है। कंप्यूट द फॉलोइंग, आईटीसी जो क्रेडिट करना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अक्टूबर के लिए, ठीक है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कॉमन क्रेडिट निकालना है, ठीक है। कॉमन क्रेडिट एग्जाम सप्लाई के लिए कितना अक्टूबर का वो निकालना है, और जीएसटी लायबिलिटी कंपनी की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जो उनको पे करनी है, आपसे पूछा है वो निकालो। सारे प्रोक्योरमेंट्स बोल रहा है कंपनी ने जो किया अदर देन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है। कंपनी कहाँ की है, कंपनी यहाँ पे उत्तर प्रदेश की है, मतलब आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, सारे प्रोक्योरमेंट्स में। सिमिलरली जो कंपनी प्रोडक्ट्स बेच रही वो भी अदर देन उत्तर प्रदेश है, तो आपका इनपुट भी आउटपुट भी दोनों आईजीएसटी का है। रेट ऑफ आईजीएसटी 18%, बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल्ड है। चलो देखेंगे फटाफट। XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चर्स 2 टैक्सेबल प्रोडक्ट्स अल्फा एंड बीटा, तो इनके 2 प्रोडक्ट है टैक्सेबल, उसका नाम है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, टैक्सेबल है। ठीक है, एंड 1 एग्जाम प्रोडक्ट गामा। ओके, सो एक सेकेंड, टैक्सेबल प्रोडक्ट अल्फा और बीटा है, एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट गामा है। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर वाइल बीटा गॉट एग्जेम्पशन थ्रू एन नोटिफिकेशन। ओके, सो ये 1 अक्टूबर के पहले की पोजीशन है, बिफोर 1 अक्टूबर। फ्रॉम 1 अक्टूबर क्या पोजीशन बैठती है, देखें। सो फ्रॉम 1 अक्टूबर क्या टैक्सेबल है, क्या एग्जेम्प्ट है, वो अपने को निकाल लेना है। सो फ्रॉम 1 अक्टूबर बीटा गॉट एग्जेम्प्टेड, सो बीटा यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो गया आपका 1 अक्टूबर से। एग्जेम्पशन अवेलेबल ऑन गामा विड्रॉन, गामा विड्रॉन हो गया एग्जेम्पशन, मतलब गामा आपका टैक्सेबल हो गया। ठीक है, द टर्नओवर ऑफ अल्फा बीटा इन गामा वाज 9 लाख 10 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो अल्फा और यहाँ पे बीटा और गामा का आपका चेंज हो गया स्टेटस, और यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, अल्फा की बात करेंगे, तो अल्फा जैसा था वैसे ही रहा, टैक्सेबल रहा। सो 1 अक्टूबर से ये पोजीशन बैठती है। अब देखते हैं एक एक यहाँ पे चीजें, 2 चीजें तो साइमल्टेनियसली अपन कैलकुलेट करते हैं। याद है क्या आपको, ये क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है भाई। ठीक है, सारे क्वेश्चन किए हुए हैं क्या। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन याद है आपको, क्या किया था अपन ने, आईटीसी जो क्रेडिट करना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जो आईटीसी क्रेडिट करना है, और जो अमाउंट यहाँ पे टीसी के कैलकुलेशन के लिए करना है। तो एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे, देखते हैं कौन सी चीज कहाँ पे आएगी। फर्स्ट, मशीनरी यू परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर फॉर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑल 3 द प्रोडक्ट्स। सो आपने 1 अक्टूबर को मशीन खरीदी जिसका नाम है मशीन यू, तीनों भी प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर रहे हो आप। सो जो मशीन हम तीनों भी प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं, इज दैट अ कॉमन कैपिटल गुड, यस। तो क्या वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होगा, यस। क्या वो कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में जाएगा, यस। तो यहाँ पे दोनों कैलकुलेशंस, फर्स्ट कैलकुलेशन अपन किसका कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ आईटीसी जो क्रेडिट होगा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सेकंड अपन यहाँ पे कैलकुलेशन निकाल रहे हैं किसका, टीसी का कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, टीसी का कैलकुलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी आप इसको ले लोगे। उसके बाद में सेकेंड मशीन यू वी, मशीन वी परचेज ऑन 1 अक्टूबर फॉर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अल्फा एंड गामा, अल्फा और गामा के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अल्फा और गामा दोनों क्या है, देख लो, टैक्सेबल प्रोडक्ट है क्या, हाँ, अल्फा और गामा दोनों भी टैक्सेबल प्रोडक्ट है। तो टैक्सेबल प्रोडक्ट के लिए जो लेते हैं हम, उसका आईटीसी मिलता है क्या, क्यों नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है।
क्या वो कॉमन कैपिटल गुड्स है क्या? बिल्कुल नहीं। टैक्सेबल गुड्स के लिए तो कॉमन कैपिटल गुड तो नहीं है। टैक्सेबल के लिए आपने मशीन, तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा, नोट लिख देना है अपने को। उसके बाद मशीन डब्ल्यू परचेज ऑन 1 अक्टूबर फॉर बीइंग यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग बीटा। बीटा के लिए मशीन खरीदी 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से बीटा क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया, तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, ना आईटीसी मिलेगा ना इसका, आपको यहाँ पे नोट लिख देना है कि आपको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, और कॉमन कैपिटल गुड्स में भी नहीं जाएगा, नोट लिख देना है। मशीन वाई purchased on 1st October 4 years for being exclusively used in manufacturing product beta. So machine Y आपने परचेज करी थी कब? on 1st October 4 years ago, 4 साल पहले आपने मशीन Y परचेज करी थी। मशीन Y आपने क्यों परचेज की थी? आप उसको यूज करना चाहते थे एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोडक्ट बीटा। किसके लिए? बीटा के लिए आपने उसको, किसके लिए मशीन को खरीदी आपने? बीटा बनाने के लिए। फ्रॉम 1st October सच मशीनरी विल ऑल्सो बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट गामा। सो बीटा के लिए ली थी। बीटा क्या था? पहले टैक्सेबल था, अब तुम बोल रहे हो उसको गामा के लिए यूज करोगे, गामा टैक्सेबल है, पर अब बीटा क्या हो गया आपका? एग्जेम्प्ट हो गया। तो दो पार्ट में समझो। पहले जब मशीन ली थी तब क्या हुआ होगा? जब मशीन ली थी तब बीटा के लिए था, बीटा टैक्सेबल था, आईटीसी ऑलरेडी इसका ले लिया होगा, क्या ले लिया, तो अब वापस आईटीसी लोगे क्या? नहीं, पागल हो गया, 2 बार तो ना आईटीसी मिलेगा। जब प्रोडक्ट खरीदा, जब मशीन खरीदी थी वो टैक्सेबल के लिए यूज हो रही थी, तो ऑलरेडी आईटीसी आपने ले लिया होगा, तो वापस आईटीसी तो नहीं लेंगे, पहली बात। दूसरी, कॉमन कैपिटल गुड्स है क्या? अब हाँ, अब तो हो गया, अब तो वो दोनों के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, अब दोनों के लिए यूज हो रहा है। किस किस के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे? देखो, बीटा के लिए भी हो रहा है, अब गामा के लिए भी हो रहा है। ठीक है, बीटा एक टैक्सेबल है, एक एग्जेम्प्ट है, तो ये आपका क्या था? ये मशीन आपकी टैक्सेबल के लिए थी, अब ये कॉमन कैपिटल गुड बन गई है, सो ये डेफिनेटली टीसी के कैलकुलेशन में जाएगा। सो ये 72,000 आपके टीसी के कैलकुलेशन में आ जाएगा, और यहाँ पे अपने को इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, ऐसा नोट लिख देने का है। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट पहले मिल गया ऑलरेडी। मशीनरी जेड परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2 years ago फॉर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। मशीनरी जेड 2 साल पहले खरीदी थी, ठीक है, और तीनों प्रोडक्ट के लिए वो काम आ रही, तीनों प्रोडक्ट के लिए आ रही, मतलब कि कॉमन कैपिटल गुड है क्या? हाँ, कॉमन कैपिटल गुड है मैम। और उसका यूजफुल लाइफ अभी आ रहा है क्या? अक्टूबर में? हाँ, 2 साल पहले ही तो खरीदी, 5 साल का यूजफुल लाइफ होता है, तो यस, टीसी के कैलकुलेशन के लिए जाएगा ये, टीसी के कैलकुलेशन के लिए जाएगा ये। उसके बाद रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अल्फा परचेज्ड ऑन 5 अक्टूबर। अल्फा क्या है? टैक्सेबल है, तो इसका आईटीसी मिल जाएगा क्या? पूरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही बात नहीं है, ये 27,000 का पूरा आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बीटा परचेज्ड ऑन 10 अक्टूबर। ठीक है, अब आपने किस चीज के लिए लिया? आपने रॉ मटेरियल लिया यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बीटा, बीटा के लिए। ठीक है, 36,000 का यहाँ पे आपने बीटा के लिए लिया। अब बीटा अपना एग्जेम्प्ट है, तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, लिख दो भैया एग्जेम्प्ट। जो अपना आउटपुट होता है उसके लिए जो इनपुट अपन खरीदते हैं उसका आईटीसी थोड़ी ना मिलता है। उसके बाद में रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग गामा परचेज्ड ऑन 15 अक्टूबर। गामा क्या है? अपना टैक्सेबल है, इसका भी आईटीसी मिल जाएगा, इसका भी आईटीसी मिल जाएगा। तो ये टोटल आईटीसी आ गया 99,000, कॉमन क्रेडिट आ गया 1,62,000। ठीक है, ये दो चीजें अपन ने कैलकुलेट कर ली। अब अपने को कैलकुलेट करना है कौन सा कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई। अब देखो, ये जो आया 1,62,000, ये कॉमन कैपिटल कॉमन क्रेडिट है। ठीक है, टोटल क्रेडिट है ये पूरा। ठीक है, अब जिन जिनका यूजफुल लाइफ अक्टूबर में फॉलो हो रहा है, इसको डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 60 करते हैं अपन। ठीक है, क्यों? 5 साल होती है कैपिटल गुड्स की लाइफ, इंटू 12 मंथ्स होता है वो, तो डिवाइड बाय 60 करते हैं तो मंथली क्रेडिट आ जाता है। तो अपना कितना आ गया? 2,700 आ गया, 2,700 आ गया मंथली क्रेडिट। उसको मल्टीप्लाई करेंगे टर्नओवर ऑफ एग्जेम्प्ट डिवाइडेड बाय टोटल, टर्नओवर ऑफ एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का टर्नओवर कितना है? एग्जेम्प्ट गुड कौन सा है हमारा? बीटा, बीटा का टर्नओवर कितना है? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। टोटल टर्नओवर कितना है? देखो 25 लाख, 9 लाख, 10 लाख प्लस 6 लाख, 25 लैक्स, 25 लैक्स, तो 10 लैक्स, 2,700 into 10 lakhs divided by 25 lakhs, 1080. 1080 is what? Common credit attributable to exempt supply for the month of October. For the month of October आपका 1080 के आ गया कॉमन क्रेडिट, जो exempt सप्लाई के लिए है, exempt सप्लाई के लिए है। ठीक है, सबके नोट्स लिखते चलने हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अब इसके बाद अपन क्या निकालेंगे? अपना आउटपुट, जीएसटी लाइबिलिटी पूछा था चौथा चीज अपने से, तो जीएसटी लाइबिलिटी निकालते हैं। सो आपका यहाँ पे देखो टर्नओवर दिया ही हुआ है अक्टूबर का। अल्फा आपका क्या है? सबसे फर्स्ट अल्फा प्रोडक्ट का टर्नओवर 9 लाख रुपीस दिया हुआ है। सो अल्फा इज टैक्सेबल, टैक्सेबल तो सीधे सीधे 9 लाख पे 18% लगाएंगे। 18% दिया हुआ है आईजीएसटी का रेट और लिखा हुआ है इंटरस्टेट है, इसलिए 9 लाख पे 18% 1,62,000। बीटा एग्जेम्प्ट है तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं आएगा, और जो गामा है वो टैक्सेबल है, तो 6 लाख पे यहाँ पे 18% आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये आपका आ गया टोटल 2,70,000 अपना आउटपुट।
अब कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई जो रहेगा यहाँ पे अपना कितना है 1080 है, जो कि ठीक है। तो आपने क्रेडिट लिया था अपन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट ले, जब 99,000 अपन लेंगे, और ये जो 1080 है ये क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाई के टुवर्ड्स हमारा आईटीसी है, एग्जेम्प्ट सप्लाई के टुवर्ड्स हमारा आईटीसी है। तो इसको ऐड कर देंगे हम, तो हमारा टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाता है वो, तो हमारा टोटल 271,080 आ गया। लेस आईटीसी अपना अवेलेबल है 99,000, उसको माइनस किया तो 172,080 अपने को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना रहेगा, ठीक है। ऑल दीज नोट्स एंड ऑल बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर आंसर। सो ये एक क्वेश्चन हो गया रूल नंबर 43 पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे और रूल 42 पे। देखो क्या बात बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है। आईटीसी जो क्रेडिट होगा, कॉमन क्रेडिट पूछा है, एग्जेम्प्ट सप्लाई के टुवर्ड्स यहाँ पे क्या कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल है, नेट जीएसटी पेएबल, ये चार चीजें आपसे पूछी है, ठीक है। तो सबके अपने अपने क्या करेंगे अपन, यहाँ पे हम सारे वर्किंग्स करेंगे। सेल्स का डिटेल दिया हुआ है, परचेज का डिटेल दिया हुआ है, एक्सपेंसेस का डिटेल दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा है, वंश शॉपी कहाँ से है, वंश शॉपी यहाँ पे एग्जेम्प्ट टैक्सेबल गुड्स दोनों सप्लाई कर रहा है, राजस्थान में रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि सप्लाई कहाँ कर रहे हैं, विद इन राजस्थान ही कर रहे हैं। आरसीएम में जो रेट ऑफ टैक्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है 2.5, 2.5 और 5% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आरसीएम का रेट 5% और यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट 6%, 6%, और सारा कुछ सप्लाई विद इन राजस्थान है, तो हर केस में सी और एस ही लगेगा। चलो देखते हैं, सेल्स का डिटेल दिया है, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, भाई आप टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहे हो, उस पर लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी 6% एस पर और 6%। सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी, जो नॉट लेविएबल टू जीएसटी इस पे तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सो 50 लाख पे 6% सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। सबसे पहले वर्किंग करनी पड़ेगी अपने को किस चीज की, भाई यहाँ पे अपन करेंगे, यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी फॉर द मंथ का वर्किंग एक स्टार्ट करेंगे। जीएसटी लाइबिलिटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स 50 लाख का 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज में ये आपका टैक्स आ गया 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज। साथ साथ में अब ये देखो परचेज का डेटा है, तो आईटीसी की वर्किंग भी शुरू करेंगे साथ साथ में। सो डिटेल्स ऑफ गुड्स परचेज बीइंग सोल्ड इन द शॉप, परचेज की डिटेल्स है। टैक्सेबल गुड्स 45 लाख, तो इस पर टैक्स लगेगा 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, आपको आईटीसी मिल जाएगा 45 लाख पे, ठीक है। तो जीएसटी ये आईटीसी की वर्किंग अपन ने शुरू की, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सो जीएसटी पेड ऑन टैक्सेबल गुड्स 45 लाख, उस पे 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। गुड्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, नॉट लेविएबल टू जीएसटी लिखा है क्लियरली। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस, मंथली रेंट पेएबल फॉर द शॉप, 3,50,000 का मंथली रेंट पे किया, भाई साहब जो मंथली रेंट पे किया उस पे तो बिल्कुल क्रेडिट मिलेगा, यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3,50,000 पे 6% आपको इनपुट मिल जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस आपने पे किए 50,000 के, लैंडलाइन बिल का बिल है उसमें 30,000, 20,000 रुपीज मोबाइल फोन का बिल दिया हुआ है, मोबाइल फोन्स आर गिवन टू एम्प्लॉय फॉर ऑफिशियल यूज, कोई दिक्कत की बात नहीं, 50,000 पे पूरा आईटीसी मिल जाएगा, 50,000 पे 6% आईटीसी आपको मिल जाएगा। उसके बाद ऑडिट फीस पेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने सीए को ऑडिट फीस पे करी है 35,000 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, स्टैच्यूटरी ऑडिट के लिए, और 25,000 रुपए जीएसटी रिटर्न के लिए, 60,000 रुपीज यहाँ पे आपने सीए को पे किया है। बिल्कुल यूज, दीज आर द इनपुट सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बिल्कुल क्रेडिट मिलेगा। 6% इस पे भी अपन को क्रेडिट कैलकुलेट कर लेना है। प्रीमियम पेड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ पॉलिसी टेकन फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ऑफ शॉप एज पर कंपनी पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से 10,000 रुपए आपने पे किया है प्रीमियम यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज का। क्या इसका क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा मैम, ब्लॉक्ड रहेगा ये क्रेडिट। क्यों? क्योंकि कंपनी पॉलिसी के हिसाब से लिया है। अगर ये स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन पे लिया होता तो क्रेडिट मिलता, ठीक है। उसके बाद Freight paid to GTA service is taxable at 5% for inward transportation of goods not leviable to GST। अब आपने क्या किया हो, फ्रेट पे किए हो, किसको पे किए हो? जीटीए को पे किए हो। अब देखो ये क्या चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग सा ये एडजस्टमेंट कई बार आपसे पूछता है एग्जाम में। देखो फ्रेट जब भी हम पे कर रहे हैं, हमको ठीक है आरसीएम में टैक्स पे करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है हम आरसीएम में टैक्स पे करने वाले, परंतु ये जो अब हमारी इनवर्ड सप्लाई होती है फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई या नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये किस केस में था? यहाँ पे गुड्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए, तो इस पे टैक्स जरूर पे करना है, ठीक है, आरसीएम पे टैक्स जरूर पे करेंगे हम, परंतु हमको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों क्रेडिट नहीं मिलेगा? बिकॉज दीज आर इनपुट्स विच आर यूज्ड फॉर नॉन टैक्सेबल सप्लाई।
तो इस केस में आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, टैक्स तो जरूर पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 50,000 रुपए पे यहाँ पे 2.5% आपको पे करना पड़ेगा। तो अपन जो जीएसटी लाइबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं उसमें जीएसटी लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज का सेक्शन अपन बनाएंगे। उसमें अपन फ्रेट पेड फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स आपका आ जाएगा 50,000 पे 2.5% आपका आ गया 1250 जो कि आप यहाँ पे करोगे। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है फ्रेट पेड टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। अब देखो बात बदल गई, अभी आपने ये फ्रेट क्यों पे करी, दिस इज एन इनपुट सर्विस फॉर योर टैक्सेबल सप्लाई, इसका क्रेडिट मिलेगा, पे भी करोगे तो क्रेडिट भी मिलेगा। तो 1,50,000 आपका वैल्यू है, इस पे आप पे करोगे 2.5%। देखो 1,50,000 पे 2.5% आपने पे कर दिया। पे करने के बाद अपन इसको यहाँ पे क्रेडिट में भी ले लेंगे, बिल्कुल इसका क्रेडिट भी आपको मिल जाएगा, पिछले पॉइंट का क्रेडिट नहीं मिला था। ठीक है, ये हुई बात। उसके बाद गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 45 लाख, 45 लाख में नहीं इंक्लूडेड है भाई। फ्री सैंपल जैसे गुड्स जो देते हैं क्या उसका क्रेडिट मिलता है, नहीं मिलता। सो ये 5,000 पे आपको क्रेडिट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, इट्स नल, इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ठीक है, तो ये सारी अपनी बात हुई। अब देखो ये सारे एडजस्टमेंट अपन ने देख लिए, ये सारे पॉइंट्स अपने हो गए कवर। ठीक है, ये आ गया अपना आईटीसी विच विल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 3,01,350, 3,01,350। दिस इज योर आईटीसी विच विल बी क्रेडिटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसमें से टैक्सेबल गुड्स पे आईटीसी कौन सा है जो क्लियरली सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल गुड्स के लिए हमने यूज किया हुआ है। फर्स्ट जो था हमारा ये जीएसटी पेड ऑन टैक्सेबल गुड्स 2,70,000 उसको अपन माइनस करेंगे, दैट इज T4। और जो हमने फ्रेट पे करी फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हमने फ्रेट पे करी है 3750 क्लियरली लिखा था, ये दो ही टैक्सेबल के लिए। बाकी सारी जो चीजें हैं जैसे मंथली रेंट ऑफ शॉप हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस से रिलेटेड जो है, ये सब क्या है, ये सब कॉमन क्रेडिट है। सो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आईटीसी हमने क्रेडिट किया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसमें से ये T4 माइनस करेंगे, मतलब टैक्सेबल सप्लाई का माइनस करेंगे तो कॉमन क्रेडिट बचेगा। तो 27,600 अपना कॉमन क्रेडिट आ गया। अब कॉमन क्रेडिट को अपन क्या करते हैं, एग्जिम डिवाइडेड बाय टोटल करते हैं, तो अपना आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जिम सप्लाई आ जाता है। सो कॉमन क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय एग्जिम सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाई। एग्जिम सप्लाई हमारी कितनी है, देखो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है 10 लाख रुपए अपनी एग्जिम सप्लाई है। नॉट लेविएबल टू जीएसटी मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई एग्जिम सप्लाई की डेफिनेशन में आता है। सो एग्जिम सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल, सो 10 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख, 27,600 जो यहाँ पे अपना आया, इसको 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो 4,600 ये क्या आ गया, ये जो हमको आईटीसी रिवर्स करना होगा, आईटीसी रिवर्सल आईटीसी आउट ऑफ कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई, सो ये अपन इसमें से माइनस कर देंगे। सो नेट आईटीसी अपना आ गया 296,750, इसका अपने को आईटीसी मिलेगा। ठीक है, अब टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 3 लाख अपनी आई हुई थी, इसमें से अपन ने आईटीसी जो है ये माइनस कर दिया, तो नेट जीएसटी पेएबल ये आ गया। उसके बाद रिवर्स चार्ज का पैसा तो कैश में देना होता है तो वो कैश में दे दिया, रिवर्स चार्ज ऑलवेज डिस्चार्जेबल इन कैश। ठीक है, तो ये एक रूल 42 से रिलेटेड क्वेश्चन किया, और भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, अपन एक एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन ही ले रहे हैं। अब आगे आओ, चलो फुल फ्लेज क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में आओ, क्या पूछा है इसमें, कंप्यूट द ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी कंप्यूट करने आपको बोल रहा है। आदित्यनाथ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी में रजिस्टर्ड है, सप्लाइंग 3 प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, अगेन वही प्रोडक्ट अल्फा बीटा एंड गामा फ्रॉम इट्स फैक्ट्री इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रोडक्ट अल्फा एंड बीटा आर टैक्सेबल, अल्फा और बीटा टैक्सेबल प्रोडक्ट है, एंड द प्रोडक्ट गामा इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, गामा एग्जेम्प्ट है, ओके। इट ऑल्सो सप्लाई सिगरेट्स फ्रॉम द फैक्ट्री, सिगरेट भी सप्लाई कर रहे हैं, लोकेटेड इन कानपुर फैक्ट्री से सप्लाई कर रहे हैं। पेट्रोल पंप भी है लखनऊ में, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो एंगेज इन सप्लाइंग सर्टेन सर्विसेज भी दे रहे हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दी है अगस्त की, ठीक है, अगस्त की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है। अब आपको क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट द ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी, सिंपल सा क्वेश्चन है। अज्यूम जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई, यहाँ पे आपका क्या है, गुड्स के केस में रेट दिया हुआ है 12%, सर्विस के रेट में केस में रेट दिया हुआ है 18%। इग्नोर CSI के लफड़े में मत पड़ो। एक्सपोर्ट्स जो कर रहा है आदित्यनाथ इफ एनी
हैज बीन मेड टू अदर देन डिस्टिंक्ट पर्सन, कोई अनरिलेटेड पर्सन को एक्सपोर्ट है मतलब, एंड मेड बाय फर्निशिंग एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी कर रहा है मतलब जीएसटी नहीं आएगा, जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो फटाफट एक एक पॉइंट देखते हैं। कुछ नहीं, जीएसटी लाइबिलिटी कंप्यूट करना है, सो वी विल कंप्यूट व्हाट, ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई। एक एक चीज देखते हैं फटाफट। सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट अल्फा, अल्फा क्या था, टैक्सेबल था, जीएसटी लगेगा क्या, हाँ बिल्कुल लगेगा। गुड्स के केस में रेट कितना है भाई, 12%, सो 12% लग जाएगा 50 लाख पे, सो कितना हो गया, 6 लाख रुपए हो गया, 6 लाख रुपए हो गया। उसके बाद सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट गामा, गामा सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, सो गामा जो है एग्जाम प्रोडक्ट है भाई, एग्जाम प्रोडक्ट है तो कोई जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है, सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, सर्विसेज के केस में 18% रेट है, सो ऑब्वियसली टैक्सेबल सप्लाई है, उस पे 50 लाख पे 18% कम्स टू 9 लाख रुपीज। उसके बाद रेंटिंग ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स टू लोकल ट्रेडर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इन्होंने क्या किया है, रेंट पे दिया है लोकल ट्रेडर्स को, पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दिया है। देखो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द यूज एज रेसिडेंस एग्जेम्प्ट होता है, पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स टैक्सेबल होता है, सो सर्विस है ऑब्वियसली 18% का रेट लग जाएगा। एक्सप्लेनेशन लिख देना है अपने को ये कि ये टैक्सेबल है क्योंकि कमर्शियल है। एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट बीटा, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया प्रोडक्ट बीटा, अब एक्सपोर्ट जो भी है वहां पे लिखा है एलयूटी है, ठीक है, एलयूटी में कर रहे हो विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी कर रहे हो, सो इट बिकम्स व्हाट, जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेट लग जाएगा, कोई रेट नहीं, कोई जीएसटी नहीं लगेगा मतलब। तो आपको लिख देना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज अ जीरो रेटेड सप्लाई and a zero rated supply can be made without payment of tax under LUT in terms of section this, तो ये अपन ने लिख दिया। उसके बाद में एक्सपोर्ट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज, सर्विसेज एक्सपोर्ट करी 20 लाख की, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स टू अ नेपाल बेस्ड कंपनी ऑफ 5 लाख, 5 लाख की नेपाल बेस्ड कंपनी को भी करी, 15 लाख की बाकी को किया होगा। पेमेंट इज रिसीव्ड इन इंडियन करेंसी इन दैट केस। तो आपको पता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए जो एक्सपोर्ट की कंडीशंस है उसमें वन ऑफ द कंडीशन इज व्हाट, कि पैसा कैसे आना चाहिए आपका, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में। बट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट टू नेपाल एंड भूटान अगर इंडियन करेंसी में भी पैसा आता है तो चलता है, तो अपने को ये सारी बातें लिख देनी है। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज में कि एक्टिविटी को कब ट्रीट करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जब पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आता है, बट नेपाल में ये परमिटेड अगर इंडियन रुपीज में आए, तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, जीरो रेटेड सप्लाई हो जाएगा एंड इट कैन बी मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर एलयूटी, तो इस पर टैक्स कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखना है, पूरा मार्क्स उसी पे मिलेगा। उसके बाद बिल्डिंग बेची आपने, अच्छा, सेल ऑफ बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी आपको दी हुई है, उसमें एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव पोस्ट इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बिल्डिंग वाज ऑक्यूपाइड देयरऑफ। जब हम सेल ऑफ बिल्डिंग करते हैं वेयर एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड पोस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट, दैट इज इन शेड्यूल 3 आइटम, सो दैट इज नॉट सप्लाई, जीएसटी नहीं लगेगा, इस अमाउंट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, सो नील, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सेल ऑफ बिल्डिंग इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 3 प्रोवाइडेड एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आपको बता देना है। ठीक है, हेंस दैट इज नॉट लायबल टू जीएसटी। उसके बाद में क्या है नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट विथ मनी बैंक, तो आपका यहाँ पे क्या है, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, सो आपको याद है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस एंट्री नंबर 27 के हिसाब से एग्जेम्प्ट है, कोई जीएसटी नहीं लगता है, तो यहाँ पे 10,50,000 का आपको इंटरेस्ट जरूर मिला है, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन इन सो फार एज कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। फिर उसके बाद सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी, परचेज प्राइस इतना है, सेल प्राइस इतना है, क्या फर्क पड़ता है, शेयर्स नीदर गुड्स नॉर सर्विस, नीदर गुड्स नॉर सर्विस, तो उस केस में कोई जीएसटी नहीं आएगा, आउटपुट जीएसटी नहीं आएगा, अपने को लिख देना है शेयर्स आर नीदर गुड्स नॉर सर्विस इन टर्म्स ऑफ दिस हेंस सेल ऑफ शेयर इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस एंड नॉट लायबल टू जीएसटी, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद में सप्लाई ऑफ सिगरेट, जीएसटी बीइंग लेविटेड 28% इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी ऑफ दिस अमाउंट, तो सिगरेट सप्लाई की अब आपको पता है सिगरेट्स के सप्लाई में क्या हो जाता है भाई, लायबल टू जीएसटी है 28% है, एक्साइज ड्यूटी जो है वो आप इंक्लूड करोगे एज पर कैसा, सेक्शन 15(2)(a) क्या बोलता है, सारे टैक्सेस आपको अदर देन जीएसटी ऐड करना होता है वैल्यू में, सो आप क्या करोगे, इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी ही वैल्यू रहेगा, उस पे क्या हो जाएगा, इस वैल्यू पे 28% लग जाएगा, दिस इज इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी, सो 28 लाख रुपीज का आपका टैक्स आ जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहा है पेट्रोल और डीजल का, पेट्रोल और डीजल आपको पता है क्या है भाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है। ठीक है, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है, जो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज पे जीएसटी नहीं लगता, पेट्रोल डीजल पे जीएसटी फ्रॉम अ नोटिफाइड डेट लगेगा, 9 सबसेक्शन 2 में लिखा था, सो प्रेजेंटली इट इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा एज पर सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, बता देने का है।
उसके बाद अमाउंट रिसीव फ्रॉम दुर्गा दास प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ उत्तर प्रदेश, इट हैज स्पॉन्सर्ड बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली बाय आदित्यनाथ प्राइवेट लिमिटेड 6 लाख रुपीज। ठीक है, सो यहाँ पे क्या चीज है, ये टैक्स ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू बॉडी कॉर्पोरेट इन टैक्सेबल टेरिटरीज पेएबल बाय द रिसिपिएंट दुर्गा दास प्राइवेट लिमिटेड अंडर रिवर्स चार्ज। द टैक्स ऑन सच सर्विस इज नॉट पेएबल बाय आदित्यनाथ, आदित्यनाथ नहीं पे करेगा, रिसिपिएंट टैक्स पे करता है इन केस ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो उस केस में रिसिपेंट टैक्स पे करेगा, इनको कोई टैक्स नहीं पे करना है, तो 52 लाख का आपका टैक्स आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बट हाँ एग्जाम में आते रहते भाई ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पे आओ भाई साहब। 23 नवंबर का एग्जाम का क्वेश्चन है, 14 मार्क्स का, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो पहले पूछा क्या क्या है अपने से, इसमें दो चीजें पूछी है क्वेश्चन में, नीचे आके देखते हैं। कंप्यूट द एलिजिबल आईटीसी पूछा है, अवेलेबल एंड मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश आपसे पूछा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपन देखते हैं। कंपनी बोल रही है मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन बताओ इन रिस्पेक्ट ऑफ एजेंट एंड ब्रांच ट्रांसफर, फिर ये ट्रांसफर से रिलेटेड पॉइंट है, देखते हैं। रेट ऑफ टैक्स दिया है 9%, 9%, 18%। ठीक है, फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई दोनों चीज के लिए, एक्सेप्ट टीवी स्टैंड के लिए रेट दिया हुआ है 14%, 14%, 28%। ओके, ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल, सारे अमाउंट क्या है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है बोल रहा है। स्पेशली एक्सेप्ट स्पेशली रिटर्न ऑल इनवर्ड सप्लाईज वेयर यूज्ड फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाईज। तो जब तक स्पेसिफिकली नहीं लिखा है तो वो क्या बोल रहा है, सारे इनवर्ड सप्लाईज जो है वो आप मान लो कि टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों के लिए यूज किया गया है। नो इनवर्ड सप्लाई, नॉन बिजनेस के लिए कोई इनवर्ड सप्लाई नहीं है, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है आईटीसी का। ठीक है, सो पूर्वा इंपेक्स कहाँ के, महाराष्ट्र के। सो लोकेशन ऑफ सप्लायर फिक्स हो गया महाराष्ट्र। इट इज एंगेज इन सप्लाई वेरियस चीजें ये सप्लाई कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल की इन्फॉर्मेशन अपने को दी हुई है। सो फर्स्ट आउटवर्ड सप्लाई, सोल्ड अ फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एट एनएससी, एनएससी पे फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दिया विच वाज ड्यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में ही ड्यू था। सेट कॉन्ट्रैक्ट हैड नो डिलीवरी ऑप्शन, नो डिलीवरी ऑप्शन है। सो अपनी बात हुई है सप्लाई चैप्टर में, लास्ट में एक टेबल था याद है, अभी समरी बुक में भी डिस्कस किया था। सो मेन बुक में तो किया ही था, समरी बुक में भी किया हुआ एक टेबल है अपने। ठीक है, सो यहाँ पे इट हैज नो डिलीवरी ऑप्शन, नो डिलीवरी ऑप्शन जब होता है सो ये क्या हो जाता है, सिक्योरिटीज के जैसे क्वालिफाई हो जाते हैं। सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विस, सो इस पे कोई जीएसटी नहीं लगाएगा। सो ये 20 लाख पे कोई जीएसटी नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज दीज आर सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सप्लाई 50 एलईडी टीवी एट हैदराबाद टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, 50 टीवी तेलंगाना गवर्नमेंट को दी। ठीक है, 50 स्टैंड्स मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू माउंट ऑन द टीवी ऑन वॉल, टीवी के साथ ये माउंट भी दिया है। ठीक है, वॉल पे लगाया है। वेयर सप्लाइड अलॉन्ग विद टीवी, टीवी के साथ ही सप्लाई किया, कॉम्पोजिट सप्लाई हो गई बिकॉज इट इज नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजेशन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई, विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई इन दिस केस। इस केस में टीवी हो गई अपनी प्रिंसिपल सप्लाई। सो टोटल अपना क्या हो जाएगा, वैल्यू 8,70,000 का हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आता है, गुड्स का है। गुड्स के केस में जब गुड्स का मूवमेंट होता है तो जहां पे वेयर इट टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी, 10(1) है यार, तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई अपनी तेलंगाना, तो हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई। सो लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई हैदराबाद, आईजीएसटी हो जाएगा। 8,72,000 पे क्या लगेगा भाई, आईजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स क्या ले लेंगे हम, 18% ही लेंगे। टीवी स्टैंड के रेट का कोई मतलब ही नहीं है, कॉम्पोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लग जाएगा। टीवी स्टैंड पे 28% था, टीवी पे तो 18% ही था, तो 18% का रेट उस पर भी लग जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, प्रोवाइडेड इंट्रास्टेट सर्विसेज एज अ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू उदय स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड फॉर द रिटेल लोन प्रोडक्ट। ठीक है, ये एडजस्टमेंट कई बार पूछता है। अभी देखो ये कौन है, पूर्वा इंपेक्स लिमिटेड है, दैट इज अ कंपनी। ठीक है, ये इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट तो नहीं है। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर बैंक को सर्विसेज देता है तो वो आरसीएम में जाता है। ठीक है, बट ये क्या है, कंपनी है, तो ये आरसीएम में नहीं जाएगा, तो फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा। जो आरसीएम में नहीं जाएगा फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा। सो 5 लाख रुपए पे टैक्स इनको ही पे करना पड़ेगा। सो 5 लाख रुपए पे टैक्स इनको ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट सप्लाई लिखा ही है एसडीसीए, और ये फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा, आपको बता देना है। उसके बाद पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडेड टू जनरल पब्लिक बाय द कंपनी ओन्ड फेरीज बिटवीन 2 आइलैंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, पर्पस वाज टू फैसिलिटेट डेली कम्यूट ऑफ द लोकल पीपल। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस किससे कर रहे हैं, फेरी से कर रहे हैं। कंपनी ने फेरी रखी है 2 आइलैंड, महाराष्ट्र के 2 आइलैंड में। तो अपनी बात हुई थी एग्जेम्पशन चैप्टर में, एग्जेम्प्ट होती है, एग्जेम्प्ट होता है ये। ठीक है, सो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन फॉर प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पज इन अ वेसल बिटवीन द प्लेस लोकेटेड इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, अदर देन बाय वे ऑफ टूरिज्म है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है
कि डेली यहाँ पे कम्यूट के लिए यूज किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सप्लाइड गुड्स टू इट्स एजेंट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सॉरी इन द स्टेट ऑफ बिहार, अपने एजेंट को बिहार में सप्लाई कर रहा है। ओपन मार्केट वैल्यू आपको दी हुई है 3 लाख। द सेड एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी टू अनरिलेटेड कस्टमर फॉर 3,20,000, ठीक है। तो ये इनका एजेंट बिहार में है जिनको ये सप्लाई कर रहे हैं। गुड्स का ओपन मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है आपको 3 लाख, और एजेंट अनरिलेटेड कस्टमर को 3,20,000 में दे रहा है, 3,20,000 में लग रहा है, दे रहा है। तो अब अपना रूल लग जाएगा भाई, ठीक है। वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से अपने एजेंट के केस में वैल्यू क्या होती है, ओपन मार्केट वैल्यू, और 90% ऑफ द प्राइस ऑफ लाइक कुंड जो वो अनरिलेटेड कस्टमर को यहाँ पे दे रहा है। तो 3 लाख रुपीज और 90% ऑफ 3,20,000 तो कम्स टू 2,88,000। तो वही बेनिफिशियल है, उसने बोला भी आपको बेनिफिशियल ऑप्शन ही लोगे, जो लोअर वैल्यू है वही बेनिफिशियल है क्योंकि टैक्स कम पे करना पड़ेगा। एजेंट अपना किधर है, बिहार में है, बिहार में है तो आईजीएसटी लग जाएगा यहाँ पे, ये देखो 18% आपका आईजीएसटी लग जाएगा। सिंस द कंपनी विशेस टू चूज मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन, लीस्ट ऑफ द टू वैल्यूज वुड बी टेकन। वैसे भी लीस्ट लेने का अपने को एग्जाम में नहीं लिखा है तो भी कंपनी को तो बेनिफिट ही देंगे अपन, ठीक है। अब नेक्स्ट, इनवर्ट सप्लाई, ठीक है। अब इनवर्ट की डिटेल दे रहे हैं, या आउटवर्ड की डिटेल हो गई खत्म, अब इनवर्ट सप्लाईज। अवेल्ड एचआर ट्रेनिंग सर्विसेज फॉर इट्स एम्प्लॉइज फ्रॉम बी हम्बल, ओके। एचआर ट्रेनिंग सर्विस ली किससे, बी हम्बल से। एन एचआर रजिस्टर्ड फर्म इन महाराष्ट्र, ट्रेनिंग वाज हेल्ड इन अ रिसोर्ट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। वाह वाह, हिमाचल प्रदेश में ट्रेनिंग हेल्ड की गई कोई रिसोर्ट में, ठीक है। 4 लाख रुपए की यहाँ पे बात है। अच्छा, अब ये देखो आईटीसी की वर्किंग पे आएंगे, आईटीसी की वर्किंग पे आएगी। इट इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट महाराष्ट्र। अभी आपको याद है क्या, T3OI BP केसेस अपन ने देखा था। T3OI BP केसेस में एक टी ट्रेनिंग का था, ठीक है। ये जब भी रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जाती है तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये जो एचआर ट्रेनिंग की आपकी जो फर्म है ये कहाँ की, महाराष्ट्र की है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई अपनी कंपनी का लोकेशन, अपनी कंपनी का लोकेशन भी महाराष्ट्र है, ये देखो अपनी कंपनी का लोकेशन भी महाराष्ट्र है। सो यहाँ पे ये क्या हो गया, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया। इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया तो टैक्स क्या लगेगा भाई, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। देखो HR training service, it is an intra-state supply as place of supply of training service provided to registered person is location of recipient. So यहाँ पे 9% CGST, 9% SGST। अब अपन ITC की वर्किंग पे भी आ गए साथ में, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ एलिजिबल ITC, अपन ITC की वर्किंग कर रहे हैं। इनवर्ट सप्लाई की डिटेल्स है ना, ITC में आएगी। परचेज प्रोसेसिंग मशीन फ्रॉम डेविड एंड कंपनी, मशीन खरीदी अपन ने डेविड एंड कंपनी से, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात में रजिस्टर्ड है, ठीक है। मशीन्स वेयर बॉट एज इज वेयर इज कंडीशन, एज इज वेयर इज वाला है यहाँ पॉइंट, एट गुजरात टू प्रोड्यूस टैक्सेबल आइटम्स, ताकि उससे टैक्सेबल आइटम्स आप प्रोड्यूस कर सको। सिर्फ टैक्सेबल आइटम के लिए मशीन आई है, 1 लाख रुपए की मशीन है। अब आपने मशीन कैसे खरीदी, एज इज वेयर इज। सो एज इज वेयर इज के केस में देखो क्या होगा, it is an intra-state supply since place of supply of goods not involving movement is location of the goods at the time of good delivery to the recipient. Location of the goods क्या है, गुजरात है। ITC of same is not available as CGST, SGST of one state cannot be utilized for discharging CGST, SGST of another state। आपका जो मशीन का सप्लायर है LOS गुजरात, एज इज वेयर इज बेसिस पे जो गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वही जगह हो जाती है जहां पे वो गुड्स है, ठीक है। तो गुजरात, तो ये C+S हो गया। बट अब ये C+S का क्रेडिट भाई, गुजरात का क्रेडिट मैं महाराष्ट्र में क्या करूंगी, मैं नहीं ले सकती वो क्रेडिट, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, परचेज 5 2-wheelers with engine capacity, this for usage of employees within and outside factory producing taxable product। So ये किसके लिए यूज हो रही है, खाली टैक्सेबल प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हो आप। ये 2-wheelers है, 5 2-wheelers खरीदी है, ठीक है। तो अब ये टैक्स फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं, फैक्ट्री के बाहर यूज कर रहे हैं। जनरली एम्प्लॉइज फैक्ट्री में, फैक्ट्री के बाहर किस चीज के लिए यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज करते हैं एम्प्लॉइज 2-wheelers, ठीक है। तो विल अज्यूम इट कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसीलिए क्रेडिट ब्लॉक नहीं है। तो इसका देखो कहाँ पे ये, सप्लाई वॉज मेड एट मुंबई बाय GST रजिस्टर्ड डीलर इन तमिलनाडु। आपका डीलर कहाँ पे, तमिलनाडु में, आप कहाँ पे हो, महाराष्ट्र। लोकेशन ऑफ सप्लायर तमिलनाडु, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, जहां पे गुड्स का डिलीवरी टर्मिनेट होता है। तो 2 लाख पे क्या हो जाएगा भाई, IGST लग जाएगा, यहाँ पे IGST लग जाएगा 18%।
ये देखो टू व्हीलर आपने परचेज करी है, टू व्हीलर आपने परचेज करी है तो 2 लाख रुपीस पे 18% आपका आईजीएसटी आ जाएगा, आईजीएसटी आ जाएगा इसके बाद में। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज कर रहे हैं, इसके लिए इसका क्रेडिट ब्लॉक नहीं है। नाउ द कंपनी ट्रांसफर्ड सर्टेन आइटम्स, ये हम अजम्पशन ले रहे हैं, अजम्पशन लिख सकते हैं ये, ठीक है, वही लग रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट। द कंपनी ट्रांसफर्ड सर्टेन आइटम्स टू द केरला ब्रांच फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट एज फ्री सैंपल्स ऑन द ओकेजन ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ द सेट ब्रांच विच इज येट टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो केरला इन्होंने, कंपनी महाराष्ट्र की, वहां से केरला ब्रांच को इन्होंने कुछ दिया, क्यों? ताकि वो फ्री सैंपल जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। भैया ब्रांच फ्री सैंपल जैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाली। वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस वाज 2.5 लाख, 2.5 लाख वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस। अब वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस नहीं लेंगे, क्यों? बिकॉज द रेसिपिएंट इज नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। इफ द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी देन वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस हम ले सकते हैं, हमने पढ़ा था वैल्यूएशन रूल्स में, बट उसको आईटीसी नहीं मिलेगा तो फिर ये ले लेंगे। द ओपन मार्केट वैल्यू 3 लाख दिया, वो ले लेंगे। केरला ब्रांच हैज नॉट सोल्ड काइंड ऑफ गुड्स टू एनी अदर कस्टमर, तो वैल्यू कितनी हो गई? 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए आईजीएसटी लग जाएगा भाई। सो 3 लाख पे आईजीएसटी आपका 18% कितना आ गया? यहाँ पे 3 लाख पे 18% आईजीएसटी ले लेना है अपने को। ठीक है, अब हो गए सारे पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपना ये क्या आ गया? आउटपुट टैक्स आ गया। ये सारे पॉइंट्स अपन ने देख लिए, आउटपुट टैक्स अपना आ गया। आईटीसी की वर्किंग कर रहे थे यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉमन क्रेडिट निकालेंगे भाई। कॉमन क्रेडिट देखो आईटीसी में 2 ही पॉइंट आए, एक तो एचआर ट्रेनिंग अवेल करी है आपने, और दूसरा वो टू व्हीलर परचेज किया। तो टू व्हीलर तो टैक्सेबल सप्लाई के लिए परचेज किया, वहां बात हो गई थी। सो एक ही चीज बची, एचआर ट्रेनिंग। देखो आईटीसी की वर्किंग देखो, ये क्या हुआ? अरे भाई एक सेकेंड। हाँ, तो आईटीसी की वर्किंग देखो, एचआर ट्रेनिंग अवेल जो है वो ही एक ही है, खाली कॉमन कैपिटल, यहाँ पे कॉमन इनपुट्स। सो 36,000 का है। इसको एग्जाम डिवाइडेड बाय टोटल में करेंगे। अब एग्जाम सप्लाई अपनी कितनी है? 2 ही चीजें अपनी एग्जाम सप्लाई थी। देखो सप्लाईज में एक तो जो अपन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हैं ये एग्जाम थी 1,20,000 की, 1,20,000 की पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस एक तो एग्जाम थी अपनी। ठीक है, और एक क्या थी अपनी एग्जाम? वो सिक्योरिटीज कर रहे हैं, सेल ऑफ सिक्योरिटी। सेल ऑफ सिक्योरिटी में अपनी बात हुई है, एग्जाम सप्लाई अपन ने देखा था 17(3) में, उसने क्या बोला था? 1% ऑफ क्या लेना होता है आपको? सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी लेनी होती है वैल्यू। सो व्हाट इज द सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी? यहाँ 20 लाख है, 20 लाख का 1%। सिक्योरिटीज था फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, उसका 1% ले लो, मतलब 20,000 वैल्यू हो जाएगी, 20,000 वैल्यू हो जाएगी। सो इट कम्स टू 1,40,000 आपकी एग्जाम सप्लाई हो गई, एग्जाम सप्लाई हो गई। बाकी टोटल सप्लाई कितनी अपनी ये देख लो, आउटवर्ड की वर्किंग में बाकी सबका टोटल मार लो। इसको तो 20,000 पकड़ेंगे, इसकी वैल्यू 20,000 लेंगे। 20,000 प्लस 8,72,000 प्लस 5 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 2,88,000 प्लस 3 लाख, सबका टोटल मानोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका 21 लाख करके देख लो, 21 लाख आएगा। ठीक है, तो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1,40,000 डिवाइडेड बाय 21 lakhs कम्स टू 2,400, 2,400। दिस इज द आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई। सो 36,000 में से इसको माइनस करेंगे, सो यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी आ जाएगा, आईटीसी आ जाएगा आउट ऑफ कॉमन क्रेडिट। सो ये एलिजिबल आईटीसी आपके सेट ऑफ के लिए अवेलेबल है, मतलब कि आउटपुट टैक्स से आप इसको सेट ऑफ कर दोगे, और ये आपको क्या रहेगा? जीएसटी जो आपका पेएबल इन कैश रहेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पे आओ फटाफट। जिगर इंफ्रा लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ केरला में है, इज एंगेज इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस। ये अवेल लीगल सर्विसेज अवेल करी बिजनेस डिस्प्यूट एंड पेड 7 लाख रुपीज एज कंसिडरेशन फॉर द सेम। तो इस पे क्या होगा? आरसीएम पे टैक्स पे करेगा, और लीगल सर्विसेज बिजनेस एंटिटी जब लेती है तो रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करती है। ठीक है, ही ऑल्सो परचेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल अमाउंटिंग टू 15 लाख फ्रॉम चिराग स्टील। चिराग स्टील से 15 लाख का कंस्ट्रक्शन मटेरियल लिया, रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इट परचेज न्यू ट्रक फ्रॉम अ डीलर बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ 12 लाख। तो इन्होंने क्या किया? डीलर से यहाँ पे ट्रक परचेज किया है, और ट्रक पे 12 लाख रुपए टैक्स पे की, 12 लाख रुपए का ट्रक खरीदा है। ठीक है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आपसे क्या पूछ रहा है? ये मिनिमम नेट जीएसटी लायबिलिटी पेएबल इन कैश पूछ रहा है। ठीक है, तो फटाफट एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स देखते हैं। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स आउटवर्ड सप्लाई। तो आपको आउटवर्ड की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। सो आउटवर्ड की डिटेल्स से टैक्स निकालेंगे। टैक्स पेएबल क्या है? 2 चीजें रहेगी, याद है? आउटवर्ड पे भी टैक्स रहेगा, रिवर्स चार्ज पे भी टैक्स रहेगा, तो वो दोनों चीजें साथ साथ में साइमल्टेनियसली हो जाएगी। परचेज गुड्स फ्रॉम अ पार्टी इन ताइवान एंड सोल्ड गुड्स टू अ पार्टी इन टर्की विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स टू इंडिया।
अरे भाई क्या हुआ है, शेड्यूल 3 वाली बात आ गई क्या? Supply of goods from a place in non-taxable territory to another place in non-taxable territory without such goods entering into India is not treated as supply. आप उसको सप्लाई नहीं मानोगे, ये आपके लिए सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है मतलब कि जीएसटी नहीं लगेगा क्या? सप्लाई नहीं है इसका मतलब है जीएसटी नहीं लगेगा। सो इट इज नॉट सप्लाई, जीएसटी नहीं लगेगा। पहला आइटम हो गया अपना। दूसरा आइटम, ट्रांसफर्ड वन लोड ऑफ टाइल्स टू इट्स ब्रांच इन कोचिंग। ब्रांच इन कोचिंग को यहाँ लोड ट्रांसफर किए टाइल्स इन्होंने केरला, कोचिंग केरला फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस एट त्रिवेंद्रम। बोथ प्लेसेस आर अंडर सेम जीएसटी आइन। भाई अगर आप सेम जीएसटी आइन पे रजिस्टर्ड हो और आपके ब्रांच को सब दे रहे हो तो वो सप्लाई नहीं होता भाई, एक ही जीएसटी आइन है, ठीक है। इट इज नॉट सप्लाई ऑब्वियसली। सो ये सप्लाई नहीं है तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। Provide pure labor services of construction of single commercial unit not forming part of commercial complex to a customer in Bangalore. Single commercial unit के लिए सप्लाई की क्या pure labor service, वो exempt नहीं होती। Pure labor services for construction of single residential unit otherwise than as a part of residential complex वो exempt होती है। कमर्शियल के लिए होती है कि नहीं होती? एग्जाम नहीं होती। तो ये होगी टैक्सेबल 15 लाख रुपए। अब आप कहाँ पे हो? लोकेशन ऑफ सप्लायर, आप हो भाई साहब केरला। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जहां पे आपकी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ है? बैंगलोर में। सो एलओएस पीओएस अलग अलग जगह, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, आईजीएसटी लगेगा 15 लाख पे 18%, ठीक है। उसके बाद में सप्लाई अ कंसाइनमेंट ऑफ मार्बल इन टेरिटोरियल वाटर टू सूर्या बिल्डर्स। टेरिटोरियल वाटर पे सप्लाई किया, ठीक है। द सेट टेरिटोरियल वाटर इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 11 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम अ बेस लाइन ऑफ केरला एंड 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ तमिलनाडु। सो प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में देखा था, कौन सा देखते हैं? नियरेस्ट बेस लाइन ऑफ नियरेस्ट एप्रोप्रिएट बेस लाइन देखते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई वहां का हो जाएगा। तो ये 6 लाख का प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ का हो जाएगा? आपका नियरेस्ट बेस लाइन आपकी क्या? केरला। लोकेशन ऑफ सप्लायर केरला, प्लेस ऑफ सप्लाई केरला, टैक्स क्या लग जाएगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन डाल देना है अपने को साथ में, सेक्शन 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट याद है ना। रिसीव्ड एन एडवांस फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई के लिए एडवांस आया। भाई अब गुड्स के सप्लाई के लिए अगर एडवांस भी आता है सो उस पे कोई जीएसटी उस टाइम नहीं पे करना होता है। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है? एज पर सेक्शन 12, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, रेड विथ नोटिफिकेशन नंबर 66/17। आउट ऑफ सच एडवांस 70% इज रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस के केस में कोई दिक्कत नहीं, रिसीट ऑफ पेमेंट पे हम टैक्स पे कर देते हैं, तो सर्विस का पोर्शन 70%, तो 7 लाख का 70% इंटू 18%, ठीक है। और कस्टमर अपने किधर के हैं? कस्टमर अपने सब इधर के ही हैं, केरला के, तो सीजीएसटी एसजीएसटी। तो 7 लाख पे 70% इंटू 9%, 9% सीजीएसटी एसजीएसटी। टोटल आउटपुट टैक्स आ गया 98,100 एंड 2,70,000 सीजीएसटी एंड आईजीएसटी रिस्पेक्टिवली। बात हो गई ये खत्म। अब पेड 6 लाख इज रेम्यूनरेशन टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेस्ड एट कोचिंग ड्यूरिंग द मंथ। तो भाई रेम्यूनरेशन पेड टू द डायरेक्टर आरसीएम में जाएगा। टैक्स कौन पे करता है? यहाँ पे टैक्स पे करेगी कंपनी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जब पे करते हैं तो यहाँ पे टैक्स पे करेगी कंपनी। तो जीएसटी पेएबल एंड रिवर्स चार्ज की वर्किंग करते हैं। जीएसटी ऑन लीगल सर्विसेज जो सबसे पहले 7 लाख वाला था, अपन ने देखा था फर्स्ट में पैरा में जो दिया हुआ था, 7 लाख रुपीज पे आपका लग जाएगा जीएसटी, ठीक है। सेकेंडली डायरेक्टर वाले केस में भी यहाँ पे कंपनी पे करेगी, ये भी आ गया आपका आरसीएम में। देन आगे आते हैं द कंपनी हैज क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। भाई आपने क्या कर दिया? टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया, ठीक है। ऑन न्यू ट्रक इंक्लूडिंग ऑल एप्लीकेबल टैक्सेस। सो जब भी हम टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं आईटीसी नहीं मिलता हमको। आईटीसी नहीं मिलता तो आईटीसी नहीं मिलेगा भाई। ट्रक भले से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए जब हम ट्रक लेते हैं तो जनरली आईटीसी मिलता है, परंतु क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया ऑन द टैक्स कंपोनेंट, आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी नहीं मिलेगा, ये बात हुई। ई इनवॉइस पोर्टल शोज दैट चिराग स्टील्स जीएसटी नंबर इज लाइबल टू इशू ई इनवॉइस। अच्छा, चिराग स्टील्स को ई इनवॉइस इशू करना चाहिए था। ये जो ट्रांजैक्शन चिराग स्टील्स के साथ में हुआ है 15 लाख का, इनको ई इनवॉइस इशू करनी चाहिए थी, बट द सप्लायर डिड नॉट इशू ई इनवॉइस। उन्होंने ई इनवॉइस इशू नहीं करी। भाई ई इनवॉइस अपना वैलिड आईआरएन के साथ जब भी होता है तभी उसको ई इनवॉइस मानते, तभी आप आईटीसी ले सकते हो, ठीक है। तो इस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा इसका। टर्नओवर ऑफ जिगर फॉर द लास्ट ईयर इज 180 लाख का उसका टर्नओवर है, ठीक है। बाकी सब चीजें दे दी उन्होंने। सो बेसिकली ये क्या हो गया? अपना फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स पे किया, ये हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ गई। उसके बाद आईटीसी की वर्किंग अपन ने ऑलरेडी देख ली यहाँ पे, ठीक है। आईटीसी की वर्किंग अपन ने देख ली। पेमेंट टू, यहाँ पे आईटीसी में अपने को ये सारी चीजों का ही आईटीसी मिलेगा अपना। क्या? एक तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज का, रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर का, बाकी सब अपन ने देख लिया। परचेज ऑफ ट्रक का ब्लॉक्ड है,
यहाँ पे, ठीक है। ई इनवॉइस नहीं है तो वो भी यहाँ पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें अपन ने देख ली। गुड्स आपने जो ताइवान से खरीदे हो उसका भी यहाँ पे ऑब्वियसली आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली यहाँ पे आईटीसी उसका नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आईटीसी दो चीज का ही है, एक उसमें से आरसीएम वाला है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, और दूसरा भी आरसीएम का, पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो आपका बेसिकली 1,17,1,17 का आरसीएम का है। आरसीएम का पेमेंट हमेशा कैश में करना होता है, हमेशा कैश में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये है बात, ठीक है। उसके बाद आप उसका आईटीसी जरूर ले सकते हो, आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका आईटीसी बिल्कुल ले सकते हो आरसीएम पेमेंट का, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, अपन ने देख लिया फॉरवर्ड चार्ज में कितना टैक्स पे करना है वो आ गया। उसके बाद में अपना रिवर्स चार्ज में अपने को क्या टैक्स पे करना है वो आ गया। अब इसके बाद अपन आईटीसी सेट ऑफ कर लेंगे। आईटीसी सेट ऑफ कैसे करते हैं अपन, आईटी दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी शुड बी यूज्ड फर्स्ट फॉर सीजीएसटी, देन फॉर आईजीएसटी। सिमिलरली एसजीएसटी शुड बी यूज्ड फर्स्ट फॉर एसजीएसटी, देन फॉर आईजीएसटी, ठीक है। बाकी का आईजीएसटी कैश में पे कर दोगे, आईजीएसटी का कुछ आईटीसी था नहीं, ठीक है। अभी थोड़ा सा फास्ट अपन जा रहे हैं। सो ये एक क्वेश्चन हुआ, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक ना एक क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, रिसेंट अमेंडमेंट पे भी है, आरटीपी में भी आया है, लग रहा है ऐसा आ सकता है ये क्वेश्चन, देखते हैं चलो। Mr. Devas, a registered person in Agra, उत्तर प्रदेश, purchased car for 12,50,000 on 15th अक्टूबर को कार खरीदी, on 31st अक्टूबर कार का एक्सीडेंट हो गया, लो, रिजल्टिंग इन माइनर डैमेज, ठीक है। ड्यू टू अर्जेंसी गॉट हिज कार रिपेयर्ड इन द लोकल गैरेज नियर बाय मार्केट इंस्टेड ऑफ द गैरेज ऑथराइज्ड बाय जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो उसने क्या किया, कोई लोकल गैरेज में यहाँ पे इसको ठीक करवा ली, ठीक है। सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी थ्रू विच द कार वॉज इंश्योर्ड, ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयर वॉज 54,000 का रिपेयर था, excluding GST at the rate of 18%. On the instruction of Mr. Devas, the invoice for the entire amount was raised by the garage in the name of Suraksha Insurance Company. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन दिया किसने, दिवास ने। यहाँ पे द इनवॉइस फॉर एंटायर अमाउंट वाज रेज्ड बाय गैरेज इन द नेम ऑफ सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे इनवॉइस है, ठीक है, ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव द क्लेम ऑफ 40,000, कंपनी ने 40,000 का ही क्लेम अप्रूव किया है। आफ्टर द सर्वे एंड रिम्बर्स द सेम अमाउंट अलॉन्ग विद जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% टू मिस्टर दिवास, दिवास को 40,000 रुपए दे दिए, ठीक है। इन व्यू along with GST, in view of the above, you are required to answer the following questions. 3 क्वेश्चन पूछे, whether insurance company is eligible to avail ITC on the basis of invoice raised by garage. If yes, what would be the amount of eligible ITC? Yes, उनके नाम पे इनवॉइस है, रियम्बर्समेंट मोड पे भी जाता है अगर क्लेम, तो इंश्योरेंस कंपनी आईटीसी ले सकती है। ये क्लैरिफिकेशन आया था, हमने देखा था कैशलेस मोड पे भी आपको आईटीसी मिलता है, रियम्बर्समेंट मोड पे भी कंपनी को आईटीसी मिलता है, दोनों भी केस में कंपनी को आईटीसी मिलता है, ठीक है, रियम्बर्समेंट मोड में भी, कैशलेस मोड में भी इंश्योरेंस कंपनी को। अब यहाँ पे आईटीसी मिलेगा, अब कितने पे आईटीसी मिलेगा, जितना तुमने अप्रूव किया उतने पे ही मिलेगा, तो 40,000 पे ही मिलेगा आईटीसी, ठीक है, पूरे पे नहीं मिलेगा, 40,000 पे मिलेगा। कंपनी के नाम पे भी बिल है, रियम्बर्समेंट मोड पे गई है, बिल्कुल आईटीसी मिल जाएगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ गैरेज इज इशूड टू डिफरेंट इनवॉइसेस, वन फॉर 40,000 टू द इंश्योरेंस कंपनी, अनदर फॉर 14,000 टू मिस्टर दिवास? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना अप्रूव हुआ उतने का ही आईटीसी मिलेगा, 40,000 का आईटीसी मिलेगा। थर्ड, इन केस गैरेज इशूड इनवॉइस इन द नेम ऑफ दिवास, वुड सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी बी एलिजिबल टू आईटीसी? नहीं भैया, नहीं मिलता, कंपनी के नाम पे इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है। कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी, बेसिक कंडीशंस थी फॉर अवेलिंग आईटीसी की कंपनी के नाम पे इनवॉइस होना चाहिए। अगर इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे इनवॉइस नहीं है तो किसी भी अमाउंट पे वो क्रेडिट नहीं ले सकती। दिस इज द बेसिक कंडीशन सेक्शन 16 के हिसाब से, ठीक है। तो एक बार ये 1, 2, 3 पॉइंट का आंसर अपने को एग्जाम में कैसे लिखना है डिटेल में, ये एक बार यहां से पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो गई, क्वेश्चन बैंक नहीं है तो बेटा डाउनलोड करो पहले, ठीक है। कहां पे मिलेगा आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल में। तो ये आंसर एक बार पढ़ लो, मेरे को बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आ सकता है ये, ठीक है। अमेंडमेंट पे पूछ ही लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया बना बनाया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब एक बार ये देखो, चाहिए तो मैं तुम्हें थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ, एक सेकेंड तुम पॉज करके पढ़ लो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकेंड का आंसर और थर्ड का आंसर, ठीक है। एंड ठीक है, यहाँ पे अभी हम हमारा डिस्कशन स्टॉप करते हैं एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और डेफिनेटली क्या करो भाई, टेलीग्राम चैनल पे समरी बुक एंड ऑल एवरीथिंग इज अवेलेबल, अमेंडमेंट बुकलेट इज अवेलेबल। अमेंडमेंट्स अच्छे से देख करके जाना है एग्जाम के पहले, ठीक है। अमेंडमेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम में बिल्कुल अमेंडमेंट्स आएंगे ही, ठीक है। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।